नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से हम बात कर रहे हैं 22 जून के एडिटोरियल सेशन की और स्टार्ट करेंगे इस ब्यूटीफुल मोटिवेशनल कोट के साथ। एवरीथिंग इज हार्ड बिफोर इट इज इजी। कोई भी चीज़ आसान बनने से पहले बड़ी मुश्किल होती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल से बता दूं मैं आपको कि क्रिकेट अगर आप देखते हैं तो वहाँ जो बैट्समैन शॉट्स खेलते हैं आपको लगता है बहुत आसान है सिक्स लगाना, बहुत आसान है बाउंड्रीज लगाना, लेकिन उसके पहले उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो बहुत मेहनत करने के बाद चीज़ें बहुत स्मूथ हो जाती हैं, बहुत आसान हो जाती हैं। तो मेहनत ज़रूरी है, मेहनत करेंगे तभी आप उस फ्लो में आ पाएंगे। आशीष क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जल्द ही मैं यहाँ पे आपको अवेलेबल करवा दूंगा कुछ फ्री वीडियोज़, तो जल्द ही आप इसे डाउनलोड कर लें। और इस पर बहुत सारे पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, उनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। वेडनेसडे से मीन्स डे आफ्टर टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बैच ऑफ द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, उसको आप बाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इस एडिटोरियल के अलावा जो आपको शाम को 5 बजे यूट्यूब पर मिलता है, ये एडिटोरियल ऐप पर 12 बजे के करीब मिल जाता है। एक और एडिटोरियल उनको मिलता है, वो शाम को 8 बजे के करीब मिल जाता है, तो आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो आज का एडिटोरियल है लॉस्ट इन क्लैरिफिकेशन। सबसे पहले तो बता दूं मैं किस बारे में है। तो ये भारत और चाइना के बीच जो गैल्वन वैली के अंदर क्लैश हुआ था उसी के बारे में है। और उसके बाद में जब मीडिया वाले पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कि भाई आपका क्या कहना है इस बारे में, तो उन्होंने संबोधन जो दिया, उस संबोधन में कहीं ना कहीं सुनने पर ऐसा लगा कि वो अपने क्लैरिफिकेशन को सही ढंग से नहीं बता पाए, सही ढंग से अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाए। तो इसी कारण कहा है लॉस्ट इन क्लैरिफिकेशन। भाई उन्होंने कहा कि कोई प्रकार का घुसपैठ नहीं हुई, कहीं चाइनीज सोल्जर भारत की बाउंड्री में नहीं आए। तो एक प्रकार से उन्होंने इनडायरेक्ट वे में चाइना के जो पार्टी जो आर्मी है उसका जो एक प्रकार से कह सकते हो कि जो क्लेम था उसको ठीक ठहराया है। उन्होंने भी यही कहा था कि हम लोगों ने घुसपैठ नहीं की, हम लोगों ने कोई प्रकार से वहाँ पे मतलब टेंट वगैरह नहीं लगा रखे हैं, हम भारत की सीमा में नहीं घुसे, वही बात इन्होंने कह दी। तो इसीलिए लेखक ने कहा है लॉस्ट इन क्लैरिफिकेशन। और फिर इनको अपनी बात को सही ढंग से बताने के लिए पीएमओ को फिर से जारी करना पड़ा स्टेटमेंट कि प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य ये नहीं था, कहने का उद्देश्य कुछ अलग था। तो ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे। हमेशा की तरह मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप अंत तक सेशन को देखें, इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट करें, पेन नोटबुक लेकर बैठें और ज़रूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए देखिए क्या कहना चाहता है। इस पूरी स्लाइड की बात कर लेते हैं कि क्या इसमें आपको विशेष रूप से फोकस करना है, बाकी तो ट्रांसलेशन हम देखते ही हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमेंट्स, ये जो है ये सब्जेक्ट है, ठीक है। कमेंट्स यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं। इसकी जो वर्ब बताओगे तो यहाँ पे आपको वर्ब आगे देखनी है, कौन सी वर्ब है। ये एन इंट्रूजन सब्जेक्ट है, एनी इंट्रूजन, एनी इंट्रूडर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ जो पहला सब्जेक्ट आपको दे रखा है उसका जो आपको वर्ब मिलेगी वो वर्ब यहाँ मिलेगी। वो अगर S1 है तो ये V1 है, ठीक है। ये सब्जेक्ट नंबर 1, ये V1। ये सब्जेक्ट नंबर 2 है तो इसकी V2 जो है वो ये वाली है। और ये सब्जेक्ट नंबर 3 है तो इसकी V3 है वो ये वाली है। इस प्रकार से एक सब्जेक्ट के पीछे एक वर्ब को मैंने बता दिया आपको, है ना। बाकी आप बात करोगे इस स्लाइड में तो कुछ वैसे ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस एक दो वर्ड्स पता होने चाहिए। इंट्रूजन का घुसपैठ होता है। इंट्रूडर जो शब्द है इसका मतलब घुसपैठिया, जो इंट्रूजन करता है उसे हम कहते हैं इंट्रूडर, अदरवाइज ये घुसपैठ है, ठीक है। तो अब क्या बोलना चाह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी नाम दे रखा है, इस कारण से प्राइम मिनिस्टर से पहले द का प्रयोग नहीं है। आगे किसी स्लाइड में आपको प्राइम मिनिस्टर मिलेगा, वहां पे द मिलेगा, क्योंकि वहां इनकम्बेंट पर्सन मीन्स जो उस पद पर बना हुआ व्यक्ति है उसका नाम नहीं मिलेगा, तो आपको द लगाना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो टिप्पणियां हैं, कमेंट्स हैं, टू एन ऑल पार्टी मीट, किसको इन्होंने मतलब कमेंट्स किए हैं, तो ये है जब सभी पार्टी की मीटिंग जब आयोजित की गई थी फ्राइडे को पर्टिकुलरली किसी डे की बात करते हैं तो किसका प्रयोग किया जाता है, ऑन का। तो फ्राइडे को जो मीटिंग आयोजित की गई थी उसमें जो इन्होंने कमेंट्स किए हैं, क्लेमिंग दैट, ये दावा करते हुए, इस पर्टिकुलर वर्ड को आप क्या कहेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। हमेशा याद रखिए कि जब भी आप कोई सेंटेंस पढ़ रहे हैं फ्लो में, बीच में आपको आईएनजी फॉर्म मिले और उसका मीनिंग आपको बताना पड़े कोई भी काम करते हुए, तो ये LE है भाई, है ना, कोई भी काम करते हुए, तो उससे आप कहेंगे कि वो प्रेजेंट पार्टिसिपल की भूमिका में है। तो ये दावा करते हुए कि देयर हैड नीदर बीन एनी इंट्रूजन बाय चाइना, कि ना ही तो चाइना के द्वारा कोई घुसपैठ हुई है, नोर वॉज एनी इंट्रूडर प्रेजेंट, ना ही कोई घुसपैठिया उपस्थित था, एक्सपेक्टेडली कोज्ड अ पॉलिटिकल स्टॉर्म। तो इन टिप्पणियों ने, इन कमेंट्स ने
जितना जैसा कि लग रहा था, जैसा कि आशा की जा रही थी, वैसे ही एक राजनीतिक तूफान को जन्म दिया। कोज का मतलब कारण बनना, ट्रिगर कर दिया। पॉलिटिकल स्टॉर्म में स्टॉर्म नाउन है, पॉलिटिकल एडजेक्टिव है, तो राजनीतिक तूफान इन्होंने क्रिएट कर दिया वहां पे, ये एडवर्ब हो गया। ठीक है, इसकी विशेषता बता रहा है इसलिए एडवर्ब है। यहां पे एक काम की चीज ये थी कि देयर से स्टार्ट करते हो तो इन्वर्जन है, तो देयर से स्टार्ट किया तो हेड पहले आ रहा है, उसके बाद में हमने स्टार्ट किया है ये एनी इंट्रूजन। फिर नीदर के साथ में नोर आएगा तो नीदर के साथ में नोर है। ठीक है, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन की भूमिका में है। और अगर आप स्टार्ट करते हो नोर से सेंटेंस का, तो यहां तक का एक पार्ट कंप्लीट हो गया था। अभी हमने नोर से एक क्लोज को स्टार्ट किया तो यहां भी इन्वर्जन है। तो देयर या नोर दोनों से आपको इन्वर्जन फॉलो करना है। हालांकि बहुत सारे और वर्ड भी हैं, हमने पिछले सेशंस में डिस्कस भी किया इस चीज को, लेकिन फिलहाल इस स्लाइड पर केवल इन दो की चर्चा है तो हम दो की चर्चा ही करेंगे कि देयर से स्टार्ट होगा तो इन्वर्जन लगाना है और नोर से स्टार्ट हो तो इन्वर्जन लगाना है। समझ में आ गई मेरी बात? तो देखो यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक मीटिंग आयोजित की गई थी, सभी पार्टी के लोगों को वहाँ पे बुलाया गया, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग हुई। फ्राइडे की बात है। उसमें उन्होंने जो कमेंट्स किए, ये क्लेम करते हुए, ये दावा करते हुए कि ना तो कोई घुसपैठिया था, ना कोई घुसपैठ हुई है चाइना की तरफ से। तो इस कमेंट्स ने, इन टिप्पणियों ने पॉलिटिकल स्टॉर्म को जन्म दिया है, राजनीतिक तूफान को खड़ा कर दिया है। समझ में आ गया होगा? सब्जेक्ट वर्ब निकाल ली, इन दो का ध्यान रखेंगे, बाकी कोई वर्ड इसमें खास जो है नहीं। इंट्रूडर, इंट्रूजन याद रखेंगे। अब देखिए बात करें सेकंड स्लाइड में, तो नॉट ओनली वॉज द वायलेंस ऑन द नाइट ऑफ जून 15 दैट क्लेम्ड 20 इंडियन सोल्जर्स ट्रिगर्ड बाय चाइना इरेक्टिंग स्ट्रक्चर्स ऑन इंडिया साइड ऑफ द LAC इन द गैल्वन वैली। इतना पढ़ें एक बार। तो देखो नॉट ओनली से स्टार्ट हुआ है तो इन्वर्जन है, तो देयर से स्टार्ट हुआ तो इन्वर्जन लगाया, और नोर से स्टार्ट था तो इन्वर्जन लगाया। यहां पे नॉट ओनली से स्टार्ट है तो भी इन्वर्जन लगेगा। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट नंबर 1 है आपका, द वायलेंस। इसकी वर्ब दे रखी है V1 वॉज। ठीक है, तो कह रहा है कि ना केवल इस हिंसा ने, जो हिंसा हुई 15 जून की रात्रि को, अब ये हिंसा निश्चित हो गई है। कौन सी हिंसा की बात आप कर रहे हो, कौन से वायलेंस की बात कर रहे हो? जो 15 जून की नाइट को घटित हुई थी उस हिंसा की बात है। इस कारण से यहां पे आपने यूज किया है द वायलेंस से पहले। ठीक है, तो 15 जून की नाइट को जो हिंसा हुई थी, जिसने कि 20 भारतीय जवानों की जिंदगियां छीन ली। क्लेम यहां पे है, इसका मतलब दावा करना नहीं है, इसका मतलब है जिंदगियां छीन लेना। ठीक है, वो हिंसा जिसने 20 भारतीय जवानों की जिंदगियां छीन ली। तो यहां पे जो वायलेंस है वही सब्जेक्ट है इसका भी। ठीक है ना, भी किसके कारण जिंदगियां चली गई? इस वायलेंस के कारण 20 भारतीय जवान। ठीक है, ट्रिगर्ड बाय चाइना, और ये किसके द्वारा ट्रिगर किया गया था? ये ट्रिगर किया गया था चाइना के द्वारा। ट्रिगर का मतलब होता है उत्प्रेरित करना, कोज भी इसका सिनोनिम हो सकता है, CAUSE। तो ये जो 20 इंडियन सोल्जर्स की जो यहाँ पे जिंदगियां चली गई थी, जो कि ट्रिगर, ये हिंसा किसके द्वारा ट्रिगर हुई थी? ये ट्रिगर हुई थी चाइना के द्वारा। तो चाइना यहाँ पे सब्जेक्ट बन रहा है, ये इसकी वर्ब बन रही है। ठीक है, इरेक्टिंग स्ट्रक्चर्स, और ट्रिगर कैसे किया गया था? कैसे मतलब उकसाया गया था? ट्रिगर का मतलब उकसाना है, उत्प्रेरित करना है। कैसे उकसाया गया था? इरेक्टिंग स्ट्रक्चर्स, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा खड़ा करना, वर्टिकल पोजीशन में खड़ा करना। आपने कोई टेंट लगा लिया, आपने कोई दीवार खड़ी कर दी, आपने बिल्डिंग बना ली, तो उसको बोलते हैं ट्रिगर करना। ठीक है, ये सॉरी इरेक्ट करना। तो ये कैसे किया इन्होंने ट्रिगर? वहां पे कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए थे। कहां पर? भारतीय साइड में। LAC का जो भारतीय साइड था ना, भारत वाली तरफ, जो LAC के इस ओर भारत की तरफ इन्होंने कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए थे। कहां पर? गैल्वन वैली में। ये आधी बात तो यहां तक है। अब नई बात देखो, चाइनीज ट्रूप्स, ये सब्जेक्ट नंबर 2 है। स्टिल रिमेन प्रेजेंट, ये सब वर्ब नंबर 2 है। चाइनीज ट्रूप्स के लिए रिमेन दे रखा है, ट्रूप्स प्लूरल है तो यहाँ पे रिमेन भी प्लूरल है। चाइनीज ट्रूप्स हो गया सैन्य टुकड़ियां, मतलब जो चाइनीज सेना है अभी भी वहां पर उपस्थित है ऑन इंडियन टेरिटरी। कहां पर? भारतीय क्षेत्र में। ठीक है, ये टेरिटरी क्षेत्र। एल्सवेयर इन लद्दाख, लद्दाख में कहीं और, एल्सवेयर कहीं और। इंक्लूडिंग ऑन द नदर्न बैंक ऑफ पेंगोंग लेक, तो कह रहा है कि और कहां पे, मतलब कहां पे उपस्थित है? तो लद्दाख के कहीं और, कोई और इलाके में, कोई और क्षेत्र में, जिसमें शामिल है पेंगोंग लेक, ये झील का नाम है। इसके उत्तरी किनारे पर, इसका जो नदर्न बैंक है उसमें यहां पे ये उपस्थित है। तो इस स्लाइड में खास क्या था? सब्जेक्ट और वर्ब निकालकर बताया मैंने। ट्रिगर का मतलब आपको नोट कर लेना है, उत्प्रेरित करना होता है। आपको यह ध्यान रखना है कि नॉट ओनली से स्टार्ट करोगे तो इन्वर्जन लगेगा,
आपको ये ध्यान रखना है कि इरेक्ट का मतलब क्या है। इरेक्ट का मतलब कंस्ट्रक्ट या बिल्ड कह सकते हो। इरेक्ट का मतलब या तो कंस्ट्रक्ट कह सकते हो या फिर बिल्ड कह सकते हो, बनाने को बोलते हैं, वर्टिकल पोजीशन में बनाना, सीधा खड़ा करने को बोलते हैं। ठीक है, बाकी कुछ खास है नहीं। यहाँ पे लेखक ने इतना कहा है कि 15 जून की रात को जो हिंसा हुई थी, ना केवल इसमें भारत के 20 जवानों की जिंदगियां चली गई, और ये जो हिंसा है वो ट्रिगर किसके द्वारा हुई थी, चाइना के द्वारा। और कैसे ट्रिगर किया था, इन्होंने कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए थे भारतीय साइड में, LAC के भारतीय साइड में, गैल्वन वैली की घटना है। इसके अलावा चाइनीज ट्रुप्स जो हैं वो अभी भी मौजूद हैं ऑन इंडियन टेरिटरी, भारतीय क्षेत्र में, एल्सवेयर इन लद्दाख, लद्दाख में कहीं और, इंक्लूडिंग ऑन द नदर्न बैंक ऑफ पेंगोंग लेक, जिसमें पेंगोंग लेक का उत्तरी किनारा है वो स्थित, मतलब उसमें शामिल है। इस जगह पर भी ये उपस्थित हैं चाइनीज ट्रुप्स। अब आप शायद एक चीज़ तलाश रहे होंगे कि नॉट ओनली में बट ऑल्सो आए, लेकिन कई बार न्यूज़पेपर में ड्रॉप कर दिया जाता है। देखो, बट ऑल्सो में से ऑल्सो को तो ड्रॉप कर सकते हो आप, लेकिन बट ऑल्सो दोनों चीज़ों को ड्रॉप नहीं किया जा सकता। तो बट तो होना चाहिए था, बट ऑल्सो नहीं है तो भी, लेकिन नॉट ओनली है, यहाँ नई बात स्टार्ट हुई है तो यहाँ बट ऑल्सो होना चाहिए था। ये गलती है इसमें, ठीक है ना, ये गलत है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो बहुत कुछ चीज़ सीखने को है। सब्जेक्ट नंबर 1 द प्रॉब्लम्स है, ठीक है, इसकी वर्ब जो है ये वाली है, वर V1। द PM यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर 2 है, तो वॉज इसकी V2 है, मतलब इसकी वर्ब है। बाकी आपको ब्लू कलर में जो नजर आ रहा है उसकी अगर बात करें, सॉरी मैं देखो ये S2 नहीं है, ये S3 है, ये S3 है तो ये V3 है, S2 यहाँ पे रह गया, ऑफिस तो ये V2, ठीक है। रेफर के साथ में टू लगेगा, रेफर के साथ प्रेपोजिशन क्या लगेगा, टू, संकेत करने को बोलते हैं। मच के साथ नीडेड है तो मच के साथ में जो पार्टिसिपल की बात आप करते हो तो पास्ट पार्टिसिपल लगेगा। अगर यहां वेरी होता तो ING लगाते, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते, याद रखिएगा। अगर वेरी का प्रयोग होता तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लगता, मच का प्रयोग है इसलिए पास्ट पार्टिसिपल लगाया गया है। रेफर के साथ टू लगेगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कॉन्सेक्वेंस का मतलब क्या है तो नीचे देख लीजिए, कॉन्सेक्वेंस परिणाम होता है, और मैंने वो लिखे हैं शब्द जो कि शायद आपको ना पता हो। अपशॉट, रेमिफिकेशन, आफ्टरमैथ, रिजल्ट का पता होता है आपको, है ना, आउटकम का पता होता है। तो अपशॉट हो सकता है, रेमिफिकेशन हो सकता है, आफ्टरमैथ हो सकता है। एक वर्ड दे रखा फॉइल, फॉइल का मतलब विफल करना होता है, तो इसके सिनोनिम्स है थ्वार्ट, बाग, हिंडर और क्रिपल। किसी को कोई सक्सेस प्राप्त करने से रोकना, किसी के मार्ग में रोड़ा अटकाना, उसको बोलते हैं फॉइल। एक वर्ड है ट्रांसग्रेशन, ट्रांसग्रेशन का मतलब इन्फ्रिंजमेंट, फ्लाउटिंग और वायलेशन, उल्लंघन होता है, अतिक्रमण होता है, उसको ट्रांसग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हमने सीखी इसके अंदर। अब हम बात करते हैं इसका क्या मतलब है। आफ्टर द प्रॉब्लम विद हिज रिमार्क्स वर हाईलाइटेड बाय द अपोजिशन, तो कह रहा है कि जो प्रॉब्लम्स विद हिज रिमार्क्स, ये हिज जो है वो नरेंद्र मोदी के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। तो हिज रिमार्क्स, जो उनकी टिप्पणियां, हालांकि यहां तो पजेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन उनके लिए यहां पे हिज, मैंने वैसे समझाया आपको कि नाउन उनके लिए, नरेंद्र मोदीज रिमार्क्स करने की बजाय इसने हिज का प्रयोग किया। वैसे यहां पे हिज पजेसिव एडजेक्टिव है तो रिमार्क्स यहां पे नाउन है। तो इनकी जो टिप्पणियां थी और उनके साथ जो प्रॉब्लम्स थी, जो टिप्पणियां इन्होंने की थी, वर हाईलाइटेड, उन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया गया। पैसिव वॉइस हो गया, वर के साथ में थर्ड फॉर्म, किसके द्वारा, विपक्षी दलों के द्वारा, विपक्ष के द्वारा। तो विपक्ष के द्वारा उनके टिप्पणियों में जो प्रॉब्लम्स नजर उनको आई वो हाईलाइट की गई। द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस वॉज मूव्ड, उसके बाद, किस घटना के बाद, कि जब विपक्ष यहां पे तिलमिला गया उनकी टिप्पणियों को सुनकर, तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है, मतलब PMO, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस PMO, वॉज मूव्ड टू इशू, वॉज मूव्ड ये पैसिव वॉइस हो गया, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म। यहां पे वॉज मूव्ड का मतलब प्रेरित हो गया कह सकते हो, या फिर ये जो टिप्पणियों के प्रति जो इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाए, इन ऑब्जेक्शंस के कारण ये यहां पे क्या हो सकते हो, मजबूर हो गया टू इशू ए मच नीडेड क्लैरिफिकेशन ऑन सैटरडे। भी फ्राइडे को मीटिंग हुई, वहां पे कुछ टिप्पणियां हुई, टिप्पणियां पसंद नहीं आई, ऑब्जेक्शन उठाया तो PMO यहां पे मजबूर हो गया इशू ए मच नीडेड, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी स्पष्टीकरण देने के लिए ऑन सैटरडे, अगले ही दिन इन्होंने स्पष्टीकरण दिया। यह सैटरडे की बात है, तो पर्टिकुलरली किसी डे की बात हो तो क्या प्रयोग करते हैं, ऑन। तो इन्होंने क्या किया, जो बहुत ही जरूरी क्लैरिफिकेशन था
उस क्लैरिफिकेशन को इश्यू करने के लिए मूव हो गया, प्रेरित हो गया, कारण बना। ये मतलब इनका ऑब्जेक्शन कि ये इसको स्पष्टीकरण देना पड़ा। क्या कहते हुए? तो स्टेटिंग, ये कहते हुए, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। ऐसा कहते हुए, ऐसा करते हुए क्या हो गया? द पीएम वॉज ओनली रेफरिंग टू द सिचुएशन। ये कहते हुए इन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि भाई पीएम जो है, अब देखो पीएम से पहले द क्यों है? क्योंकि यहां पे नरेंद्र मोदी आगे नाम नहीं दे रखा। अगर कोई व्यक्ति जिस पद पर बना है वो नाम नहीं होता है तो द लगा सकते हो, वरना आप द नहीं लगा सकते। वॉज ओनली रेफरिंग टू द सिचुएशन। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी जो हैं वो तो यहां पे संकेत कर रहे थे सिचुएशन का इन द गैल्वन वैली। उनका तो केवल और केवल एक प्रकार से संकेत देने की मंशा थी कि वो बता रहे थे गैल्वन वैली में हो क्या रहा है, कैसी स्थितियां हैं, एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ब्रेवरी ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेज। और वो भी कब की स्थितियां बता रहे थे? परिणाम स्वरूप, एज ए कॉन्सिक्वेंस, परिणाम स्वरूप। परिणाम किसका? द ब्रेवरी ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेज। हमारे जो सशस्त्र सेना है, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज हैं, जो हमारी सेना है, उसकी बहादुरी के परिणाम स्वरूप अब क्या स्थिति है कि भाई आए तो थे लेकिन हमारे जवानों ने उनको खदेड़ दिया। इसलिए इन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यहां पे कोई घुसपैठ अब नहीं है, ये कहना चाहते थे, है ना। दैट फॉइल्ड अ चाइनीज ट्रांसग्रेशन। और यहां पे जो दैट दे रखा है वो किसके लिए है? ये उस ब्रेवरी के लिए है। तो ब्रेवरी जो है, बहादुरी जो है, उस बहादुरी ने क्या किया? चाइना के द्वारा जो अतिक्रमण की बात थी, चाइना मतलब वहां पे अतिक्रमण करना चाह रहा था, उसके प्रयासों को विफल कर दिया, फोइल कर दिया। फोइल का मतलब थ्वार्ट कर दिया, हिंडर कर दिया, क्रिपल कर दिया, बाक कर दिया। बात समझ में आ गई? तो ये यहां पे इसका मतलब है। तो अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो देखो, इन्होंने टिप्पणियां की। टिप्पणी करते ही फ्राइडे की बात है, विपक्ष को पसंद नहीं आई कि आपने ऐसा कैसे कह दिया कि चाइना वाले नहीं आए इधर, आपने ऐसा कैसे कह दिया कि कोई इंट्रूडर नहीं आया, कोई इंट्रूजन नहीं हुआ। तो इन्होंने भूल सुधार के लिए शनिवार को आगे पीएमओ ने रिलीज किया स्टेटमेंट, और उनमें कहा कि भाई प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य ये नहीं था कहना, उनका उद्देश्य ये था कि गैल्वन वैली की जो स्थितियां हैं उसके बारे में बताया कि ठीक है उन्होंने प्रयास तो किया लेकिन भारतीय सोल्जर्स के बहादुरी के चलते उनका प्रयास नाकाम रहा, ये कहना चाहता है। बाकी सारा विवरण आपको इस स्लाइड में दे ही रखा है। जब जो पेड यूजर्स को तो खैर पीडीएफ मिल जाता है, बाकी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन कौन से वर्ड्स सही हैं, नए हैं, इंपॉर्टेंट है। मच के साथ नीडेड दे रखा है, याद रखना। मच के साथ पास्ट पार्टिसिपल लगता है, रेफर के साथ प्रेपोजिशन टू लगता है, याद रखना है। फॉइल का मतलब क्या है, ट्रांसग्रेशन का मतलब क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब हमने निकाल ली है। चलो आगे देखते हैं। इस स्लाइड में छोटी सी देखो एक 3 लाइन सी दे रखी है। इसमें पीएमओ सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये है। इट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये है। पीएम सब्जेक्ट है, डिड नॉट चूज, ये वर्ब है। ठीक है, ये तो वर्ब्स हैं। एट्रीब्यूट के साथ में टू लगता है, याद रखना। एट्रीब्यूट के साथ प्रेपोजिशन जब रिक्वायर्ड हो तो क्या लगता है? टू। ठीक, और एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? तो ये इसका मतलब है एस्क्राइब, असाइन, अक्रेडिट, क्रेडिट। हिंदी में लिखूं इसको मैं तो मैं कहूंगा श्रेय देना। क्या मतलब है? श्रेय देना, किसी को किसी काम का ठीकरा फोड़ देना, किसी के सर पे, किसी को श्रेय देना, ये सब मतलब होते हैं एट्रीब्यूट के। तो इवन इफ द पीएमओ एट्रीब्यूटेड द पॉलिटिकल स्टॉर्म टू ए मिस्चीवियस इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब व्याख्या, इंटरप्रिटेशन का मतलब व्याख्या, मतलब अभिप्राय समझाना, अपने जो भी बात बोली है उसका एक्सप्लेनेशन देने का प्रोसेस है, वो इंटरप्रिटेशन कहलाता है। मिस्चीवस का शरारतपूर्ण, नटखट, मिस्चीवस इसको बोलते हैं, एडजेक्टिव है वैसे। इंटरप्रिटेशन नाउन है। TION एंडिंग वर्ड्स जो होते हैं वो नाउन होते हैं, और OUS एंडिंग वर्ड्स होते हैं वो एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। सामान्य तौर पर ये देखने में आता है। ठीक है, तो इवन इफ, तो चाहे, इवन इफ का मतलब चाहे पीएमओ ने, पीएमओ का मतलब प्रधानमंत्री जो कार्यालय है उसकी बात है, तो चाहे पीएमओ ने ये जो पॉलिटिकल स्टॉर्म है, ये जो राजनीतिक तूफान खड़ा हुआ है, इसका श्रेय दिया, इसका ठीकरा फोड़ा किस चीज पर कि गलत तरीके से व्याख्या की गई है, प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है, इस पर ठीकरा फोड़ दिया हो। फिर कॉमा लगा के बोल रहा है इट इज मोर देन क्लियर। लेकिन मैं इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि इवन इफ से स्टार्ट हुआ तो ये विरोधाभास प्रकट तो करेगा ही करेगा। तो चाहे इन्होंने कह दिया हो कि प्रधानमंत्री जी का जो मतलब वक्तव्य था उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया है, फिर भी इट इज मोर देन क्लियर, ये स्पष्ट तो है ही, स्पष्ट से भी कहीं अधिक है। हमें तो बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई पड़ता है दैट द पीएम डिड नॉट चूज हिज वर्ड्स केयरफुली, कि पीएम ने अपने शब्दों का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं किया है। केयरफुली जो है वो एडवर्ब है। डिड नॉट, डिड के साथ में V0 लगता है, बेस फॉर्म लगती है, और चूज के लिए यहां पे केयरफुली का प्रयोग है। ठीक है ना,
चूज वर्ब, तो चूज के लिए यहां पे केयरफुली का प्रयोग है। तो ये आपने देख लिया स्लाइड में। नेक्स्ट देखिए, इसमें हम बात करेंगे तो हिज रिमार्क सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये देखो, इसको देखकर हैव है। इट्स ट्रूथ सब्जेक्ट है, इसको देखकर डिड नॉट क्रॉस। ठीक, तो कह रहा है इनफैक्ट, इनफैक्ट का मतलब वास्तव में, इन रियलिटी हिज रिमार्क्स हैव ऑलरेडी बीन सीज्ड अपॉन। सीज अपॉन का मतलब होता है लाभ उठाना, टेक बेनिफिट। सीज अपॉन नोट कर सकते हैं आप, लाभ उठाना। तो वास्तव में उनके जो टिप्पणियां हैं, प्रधानमंत्री जी की टिप्पणियां, हैव ऑलरेडी बीन सीज्ड अपॉन, उनका पहले से ही लाभ उठाया जा चुका है। ये पैसिव वॉइस है, हैव के साथ बीन, तो पहले से ही लाभ उठाया जा चुका है। किसके द्वारा? चाइनीज स्टेट मीडिया के द्वारा। ठीक है, चाइना की जो मीडिया है उसने इसका लाभ उठाया है। डेफिनेटली हमारे दुश्मन जब हमारे फेवर में बोलेंगे तो उसका लाभ उठाया जाएगा, ऐसा लेखक की मंशा है कहने की। एंड वर सीन एज एंडोसिंग बीजिंग्स क्लेम्स, एंड वर सीन, वर भी इसी को देखकर है, और जो टिप्पणियां थी उनको देखा गया, ये भी पैसिव वॉइस है। बी के साथ में थर्ड फॉर्म का मतलब पैसिव होता है। कोई बच्चे को नहीं पता हो बी तो नोट करना बेटा, बी का मतलब है इज एम आर, बी का मतलब है वॉज वर, बी का मतलब है बी, बीन और बीइंग। ये 8 ऐसे शब्द हैं जो बी की फैमिली में आते हैं, और इनके साथ में थर्ड फॉर्म अगर आती है तो उसको पैसिव मानना है। एंड वर सीन एज एंडोर्सिंग, एंडोर्स का मतलब होता है सपोर्ट, एंडोर्स का मतलब होता है सपोर्ट, मतलब एक प्रकार से सहारा देना, समर्थन देना। इसी को आप कह सकते हैं बोल्स्टर, इसका मतलब भी सहारा देना, समर्थन देना। ठीक है, इसी को कह सकते हैं स्ट्रेंथन, एक ही बात है। STRENGTHEN, एंडोर्स का मतलब सहारा देना होता है, एक प्रकार से यूं कह दो। तो इस चीज को एंडोर्स करते, मतलब ये जो है ना, इनको ऐसा देखा गया इन रिमार्क्स को कि ये जो रिमार्क्स हैं, जो टिप्पणियां हैं, वो बीजिंग का जो क्लेम है, चाइना का जो दावा है, उसको ये समर्थन कर रहे हैं। दैट, दावा क्या था, दावे के बारे में है, दैट की इट्स ट्रूप्स, इट्स यहाँ चाइना के लिए है, चाइना के जो सैन्य टुकड़ियां हैं, डिड नॉट क्रॉस द LAC, उन्होंने LAC को पार नहीं किया। यही तो टिप्पणियां, इनका दावा था। एंड जस्टिफाइंग, जस्टिफाइंग का मतलब होता है सही ठहराना, वैलिडेट करना। क्या कहोगे? जस्टिफाई, जस्टिफाई इक्वल्स टू वैलिडेट, सही ठहराना। किसी भी चीज को सही ठहराने को बोलते हैं वैलिडेट। एंड जस्टिफाइंग द पीपल्स लिबरेशन आर्मीज रिसेंट एक्शंस, और इस प्रकार से ये पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो वहां की सेना है, उसके जो हाल ही के कार्य हैं उसको सही ठहराया है, इस रूप में देखा गया। बात समझ में आ गई? तो इस स्लाइड में क्या खास था? सब्जेक्ट वर्ब हमने निकाला, सीज अपॉन का मतलब नोट करना है, लाभ उठाना। सपोर्ट, बोल्स्टर, स्ट्रेंथन, एंडोर्स के सिनोनिम्स हैं। ट्रुप्स सैन्य टुकड़ियों को बोलते हैं, जस्टिफाई का वैलिडेट होता है। और इसके अंदर यह कहा गया है कि भाई वास्तव में उनकी जो टिप्पणियां हैं उसका लाभ वहां की मीडिया ने उठाया, और इन टिप्पणियों को ऐसे देखा गया कि ये जो टिप्पणियां हैं ये वहां की आर्मी के जो दावे थे या उनका जो कार्य था उसको एंडोर्स करने वाली हैं, उनको समर्थन देने वाली टिप्पणियां थी। आगे देखेंगे, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। ठीक है, बाकी कुछ खास इसमें है नहीं। इरेक्ट का प्रयोग, इरेक्ट हम देख चुके हैं। रीइटरेटिंग एक वर्ड है, इसका मतलब होता है टू से अगेन। क्या मतलब है? से अगेन, एक बार फिर से बोलने को बोलते हैं रीइटरेट। इसी को आप बोल सकते हैं इटरेट। इटरेट का मतलब भी फिर से कहना है। तो कह रहा है MEA, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, विदेश मंत्रालय है। इश्यूड इट्स ऑन स्टेटमेंट, MEA ने अपना खुद का स्टेटमेंट इश्यू किया। इट्स किसको देखकर है? पजेसिव एडजेक्टिव है इसी के लिए। याद रखना, एक होता है इट्स ये वाला, एक होता है इट्स ये वाला। ये जो है ये पजेसिव एडजेक्टिव है, इसमें अपोस्ट्रोफे नहीं आता है। ये इट इज का शॉर्ट फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, यहां पे अपोस्ट्रोफे आता है। तो MEA ने अपना खुद का वक्तव्य जारी किया, स्टेटमेंट दिया ऑन सैटरडे। कब की बात है? शनिवार की बात है। रीइटरेटिंग, ये दोहराते हुए प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। दैट द चाइनीज हैड क्रॉस द LAC, की चाइना ने, चाइनीज सेना ने LAC को क्रॉस किया था। एंड इरेक्टेड स्ट्रक्चर्स अक्रॉस द लाइन, और लाइन के अक्रॉस द लाइन का मतलब लाइन के उस पार है ना, मतलब LAC की जो साइड चाइना की है, चाइना वालों ने पार करी लाइन, मतलब भारत की तरफ आए और वहां पर स्ट्रक्चर्स इरेक्ट किए, खड़े किए, बिल्ड किए, कंस्ट्रक्ट किए। क्लियर है? आगे देखो, ये सब्जेक्ट, ये शुड बी, एनी स्पीच तो आगे रिक्वायर्स, और द कंट्रोवर्सी तो हैज ओनली अंडरलाइंड, ये अंडरलाइन वर्ब है इसकी। तो कह रहा है वाइल इट शुड बी ऑब्वियस, ऑब्वियस का मतलब स्पष्ट, एपेरेंट कह सकते हो, एपेरेंट या क्लियर। कुछ देखो, 2-3 सिनोनिम्स तो आपको आने ही आने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्स में। जब सिनोनिम्स पूछे जाएंगे तो वहां पे आपको कोई जरूरी नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करने की, जब अगर आप साथ साथ में सिनोनिम्स याद करते चलोगे।
वाइल इट शुड बी ऑब्वियस, तो कह रहा है कि यहां जब एक तरफ बात करें तो इस चीज को स्पष्ट हो जाना चाहिए, इस चीज को ऑब्वियस होना चाहिए दैट एनी स्पीच दैट रिक्वायर्स नो लेस देन 2 क्लैरिफिकेशन, कि कोई भी स्पीच जिसको जरूरत पड़ती है नो लेस देन 2 क्लैरिफिकेशन, 2 क्लैरिफिकेशन देने पड़े, उससे कम में काम ही नहीं चले आपका। लेस डिग्री कंपैरेटिव है, आप पूछोगे किसकी है, तो लिटिल की डिग्री कंपैरेटिव लेस है, लिटिल लेस एंड लिस्ट, इस प्रकार से बनता है लिटिल लेस एंड लिस्ट। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कोई भी स्टेटमेंट जिसको 2 क्लैरिफिकेशन चाहिए, 2 स्पष्टीकरण चाहिए, हैज सीरियस प्रॉब्लम्स। अब ये हैज भी स्पीच को देखकर ही है, तो उस स्पीच में बहुत बड़ी समस्या है, गंभीर समस्या है, सीरियस एडजेक्टिव है, प्रॉब्लम्स नाउन है। विद इट्स मैसेजिंग, किस चीज को लेकर, अपने संदेश को लेकर, स्पीच का संदेश, स्पीच के लिए इट्स दे रखा है। जो स्पीच, जो भाषण आप जिसके द्वारा कोई संदेश देना चाहते हो उसमें कोई ना कोई समस्या है, अगर आपको 2 बार स्पष्टीकरण देना पड़ता है। द कंट्रोवर्सी हैज ओनली अंडरलाइन, अंडरलाइन का मतलब है उजागर करना, हाईलाइट करना, एम्फेसाइज करना। भी अंडरलाइन किसको करते हैं, मैंने इसको अंडरलाइन किया, मतलब मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूं, मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूं। ठीक है, द गवर्नमेंट्स पुअर कम्युनिकेशन ऑन द बॉर्डर इशू, तो ये हाईलाइट ये मतलब इसने क्या किया है, इस कंट्रोवर्सी ने केवल और केवल दर्शाया है कि गवर्नमेंट का जो कम्युनिकेशन है, गवर्नमेंट की जो बातचीत है बॉर्डर इशू पर, कोई ज़्यादा ठीक ढंग से नहीं चल रही है। ये सब बातें हैं, क्लियर है। इसके बाद देखिए द ट्रेजिक लॉस, ये सब्जेक्ट, ठीक है, ये आपकी वर्ब, पब्लिक सब्जेक्ट ये वर्ब, व्हाट सब्जेक्ट वॉज वर्ब। तो द ट्रेजिक लॉस, ट्रेजिक का मतलब दुखांत, ट्रेजेडी का उल्टा कॉमेडी बनता है। तो ट्रेजिक लॉस ऑफ लाइव्स, जो जिंदगियां वहां पे गई है, दुखांत रूप से जो जिंदगियां वहां पे चली गई हैं, फॉलोड मोर देन 6 वीक्स ऑफ टेंशंस इन द गैल्वन वैली। फॉलो का मतलब अनुसरण करना, तो इन जिंदगियों के जाने से पहले वहां पे 6 सप्ताह मतलब 1.5 महीने के करीब गैल्वन वैली के अंदर, गैल्वन घाटी के अंदर टेंशंस रही थी। मोर देन 6 वीक्स, 1.5 महीने से अधिक समय से वहां पे टेंशन चल रही थी, और उसके बाद में ये जिंदगियां चली गई, वहां पे क्लैश हो ही गया। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय के दौरान, कौन सा समय, जो 1.5 महीने का टाइम गुजरा था उस दौरान, द पब्लिक वॉज केप्ट इन द डार्क, लोगों को अंधेरे में रखा गया। पब्लिक कलेक्टिव नाउन के रूप में है, इसलिए सिंगुलर यूनिट के रूप में जब लेते हो कलेक्टिव नाउन को, समूहवाचक संज्ञा को, तो उसको सिंगुलर मानते हैं। वॉज केप्ट इन द डार्क, तो इनको अंधेरे में रखा गया। अबाउट व्हाट वाज ट्रांसपायरिंग अलोंग द एलएसी, किस बारे में, कि क्या वहां पे घटित हो रहा था एलएसी के पैरेलल, ये बताया नहीं गया। ट्रांसपायर, हैपन, अकर, टेक प्लेस, कम अबाउट, ये होता है घटित होना। ट्रांसपायर का मतलब है घटित होना, अच्छा वर्ड है। अकर, हैपन के लिए याद रखिएगा। आगे देखो, आगे कह रहा है द शेयरिंग एवरी डिटेल, ट्रू, शेयरिंग, शेयरिंग सब्जेक्ट है, ये एक प्रकार से जेरेंड का काम करेगा, क्योंकि इसको देखकर वर्ब लग रही है इज। जब किसी आईएनजी फॉर्म को देखकर क्रिया का प्रयोग आप करते हो तो उस आईएनजी फॉर्म को जेरेंड कहा जाता है, तो जेरेंड है। ठीक है, इट सब्जेक्ट है, कम्स वर्ब है। द सोल्यूशन, सोल्यूशन के साथ टू लगेगा, जिस चीज के सोल्यूशन की बात है, अगर आगे सोल्यूशन किस चीज का है, अगर ये दे रखा है तो टू लगाना है, वरना मत लगाना। तो सोल्यूशन के साथ टू है, और इसकी वर्ब क्या है वो आगे पता लग जाएगा। डिसएंगेजमेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, देखते हैं। ट्रू, सच है कि शेयरिंग एवरी डिटेल इन द पब्लिक डोमेन, कि हर डिटेल को पब्लिक डोमेन में देना। पब्लिक डोमेन का मतलब है एक प्रकार से इंटरनेट पे डाल दिया, न्यूज चैनल्स को बता दिया, लोगों को अवगत करा दिया, ये सब पब्लिक डोमेन की बात है। पब्लिक डोमेन में डाल देना हर डिटेल को इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है कि हर बात पब्लिक को पता हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। व्हेन इट कम्स टू नेगोशिएटिंग सेंसिटिव इश्यू, जब बात आती है, ये वाला स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। व्हेन इट कम्स टू, इससे आप वाक्य बना सकते हैं बहुत सारे, है ना। व्हेन इट कम्स टू माय करियर, जब मेरे करियर की बात आती है। व्हेन इट कम्स टू द प्रेस्टीज ऑफ माय फैमिली, जब मेरे परिवार की इज्जत की बात आती है। ऐसे आप इस प्रकार वाक्य को बना सकते हैं। ठीक है, तो जब बात आती है नेगोशिएटिंग सेंसिटिव, नेगोशिएटिंग का मतलब होता है किसी चीज के बारे में चर्चा करना। सेंसिटिव इश्यूज का मतलब हो गया संवेदनशील मुद्दे ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा के। तो सच है कि हर डिटेल को पब्लिक के साथ शेयर करना संभव नहीं है जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा के संवेदनशील मुद्दों को डिस्कस करने की हो। इंडीड, वास्तव में, द सॉल्यूशन टू द करंट क्राइसिस, वास्तव में जो समाधान है, किस चीज का समाधान, मैंने कहा था कि समाधान जिस चीज का हो उसके लिए टू लगेगा, तो यहां पे समाधान किसका, वर्तमान संकट का। तो वर्तमान में जो क्राइसिस है उसका जो समाधान है, एंड द डिसएंगेजमेंट
और जो डिसएंगेजमेंट, डिसएंगेजमेंट समझ गए कि सेना का वहां से हट जाना, एंगेज करने का मतलब किसी काम में लगे रहना, लिप्त होना, इन्वॉल्व होना, और अगर डिसएंगेज, डिस प्रीफिक्स जोड़ दिया इसका मतलब वहां से हट जाना। एट द डिसएंगेजमेंट दैट इज नीडेड अर्जेंटली, दैट यहां पे इसके लिए है, इसलिए इज का प्रयोग इसी को देखकर है। और डिसएंगेजमेंट जो कि अभी बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, एट वेरियस पॉइंट्स, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, अलोंग द एलएसी, एलएसी के पैरेलल, कैन मेक प्रोग्रेस ओनली थ्रू डिप्लोमेसी। तो कह रहा है ये जो सॉल्यूशन है वो क्या कर सकता है, कैन मेक प्रोग्रेस, ये मतलब प्रगति कर सकता है, ये आगे बढ़ सकता है ओनली थ्रू डिप्लोमेसी, किसके द्वारा, कूटनीति के द्वारा, कूटनीति का सहारा लेना पड़ेगा। रिपीट कर देता हूं, वास्तव में जो सॉल्यूशन है करंट क्राइसिस का और डिसएंगेजमेंट जो कि अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एलएसी के बहुत मतलब डिफरेंट पॉइंट्स पर, वेरियस पॉइंट्स पर सेना वहाँ पे तैनात है, वहाँ से सेना का हट जाना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये जो सॉल्यूशन है और जो डिसएंगेजमेंट है, दोनों चीज़ें मिलकर बना रही है कैन मेक प्रोग्रेस। इसका हल और जो डिसएंगेजमेंट है, ये दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं, ये दोनों चीज़ें आगे सफल हो सकती हैं केवल किसके द्वारा, डिप्लोमेसी के द्वारा। थ्रू जो है वो एक प्रेपोजिशन है, इसका मतलब होता है में से होकर, और ये एक माध्यम बताने के लिए यूज किया जाता है। ये माध्यम के लिए है कूटनीति के माध्यम से। क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं। देखो यहां पे सब्जेक्ट अब ब्लैंकेट बनेगा, द एब्सेंस बनेगा, द साइलेंस है, इंडिया है, वर्ब देख लेंगे। एट द सेम टाइम, उसी समय, है ना, उसी समय। अब ब्लैंकेट ऑफ साइलेंस, ब्लैंकेट का मतलब वैसे तो कंबल होता है, यहां पे ब्लैंकेट का मतलब आप यूं मान सकते हो, ब्लैंकेट ऑफ साइलेंस का मतलब पूर्ण शांति कह सकते हो। तो उसी समय ब्लैंकेट ऑफ साइलेंस हार्डली सर्व्स द गवर्नमेंट इंटरेस्ट। हार्डली जब आता है इसका मतलब वर्ड नेगेटिव है। अगर वर्ड नेगेटिव है तो हार्डली के साथ में नोट कभी नहीं आता है। समझ में आ रही मेरी बात? हार्डली जब नेगेटिव वर्ड है तो इसके साथ नोट मत लगाना। तो उसी समय अब ब्लैंकेट ऑफ साइलेंस हार्डली सर्व्स द गवर्नमेंट इंटरेस्ट। तो जो पूर्ण शांति या साइलेंस है, अगर गवर्नमेंट कुछ बोले ही नहीं, काफ़ी दिनों तक मोदी जी ने कुछ बयान नहीं दिया, तो यहाँ पे इस प्रकार से अगर कुछ बोले ही नहीं, पूर्ण शांति बना के रखो, तो ये गवर्नमेंट के जो हित हैं उनको पूरा नहीं करता है। सर्व का मतलब यहाँ पे पूरा करना है। तो अगर वहाँ पे पूर्ण रूप से शांति हो, चुप्पी हो, इस मुद्दों बोला नहीं जाए, तो ये गवर्नमेंट के हितों को पूरा नहीं करता है। नेगेटिव दे रखा हार्डली मैंने इसलिए नहीं बताया। द एब्सेंस ऑफ टाइमली एंड क्रेडिबल इंफॉर्मेशन विल ओनली फ्यूल स्पेक्यूलेशन एंड अलार्म। स्पेक्यूलेशन का मतलब अनुमान है, अटकल है, अनुमान या अटकल, गैस कह सकते हो, ठीक है। फ्यूल का मतलब ट्रिगर करना है, प्रेरित करना है, कोज करना है, ट्रिगर या फिर कोज, बिगेट, एंजेंडर भी कर सकते हो। अलार्म, अलार्म का मतलब संकट को बोल सकते हो या चेतावनी कह सकते हो, चुनौती, वार्निंग कह सकते हो। तो कह रहा था एब्सेंस ऑफ टाइमली एंड क्रेडिबल इंफॉर्मेशन। क्रेडिबल का मतलब विश्वसनीय, रिलायबल, रिलायबल, जिस पर भरोसा किया जा सके वो क्रेडिबल है। जिन वर्ब्स का एंड, जिन शब्दों का एंड बीएलई से होता है वो एडजेक्टिव बन जाते हैं। तो कह रहा है कि एब्सेंस, किस चीज़ की एब्सेंस? समय पर मिलने वाली सूचना और भरोसे की सूचना, उनकी जो अनुपस्थिति है, कि ना तो समय पर सूचना मिली और ना ही कोई विश्वसनीय सूचना मिली जिस पर भरोसा किया जा सके, वो एब्सेंस, वो जो अनुपस्थिति है वो क्या करेगी? अब देखो यहां इसको देखकर है, वो केवल और केवल उन अनुमानों को हवा देगी, उन अटकलों को हवा देगी, एन अलार्म, और वार्निंग या फिर कहें कि संकट बढ़ाएगी। ठीक है, फ्यूल का मतलब बढ़ाना कह सकते हो। वो केवल अनुमान लगाने की, भाई अगर भरोसे की सूचना नहीं है तो आप अनुमान लगा सकते हो, आप अपने हिसाब से सोच सकते हो। और अलार्म का मतलब, अलार्म आप लगाते हो ना, घड़ी में अलार्म लगाते हो, तो वो किसके लिए है? आपको चेताने के, चेतावनी देने के लिए है, चेताने के लिए कि इतना बच गया है, आपने फिक्स किया था टाइम, तो इस समय आप उठ जाइए, इस समय आपको ये काम करना है। तो वो अलार्म को केवल और केवल हवा देगी। द साइलेंस हैज ऑल्सो ट्रिगर्ड अनसीमली। अनसीमली का मतलब नोट कर सकते हैं, अनसीमली का मतलब अनुपयुक्त है। भाई सीम का मतलब प्रतीत होना, तो वैसे ही बना हुआ है। अनसीमली, इनएप्रोप्रिएट, इनएप्रोप्रिएट, ठीक है, कह सकते हो अनुपयुक्त, या अनबीफिटिंग। बीफिटिंग का उपयुक्त, अनबीफिटिंग का अनुपयुक्त, ठीक है।
तो अनसिमली डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, अनसिमली यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा, जरूरी नहीं है एलवाई एंडिंग वर्ड्स एडवर्ब ही हो, एडजेक्टिव बन सकता है। ट्रिगर का उत्प्रेरित करना है, भड़काना है। तो जो साइलेंस है, चुप्पी अगर बना रखी है आपने कोई मुद्दे पर, तो ये केवल और केवल इसने क्या किया है, इसने अनुपयुक्त जो घरेलू राजनीति है उसको उकसाया है, उसको भड़काया है। एंड ए ब्लेम गेम, और विपक्ष यहाँ पे ब्लेम गेम खेलने लग गया है, सरकार पर दोष मढ़ने लग गया है, इसको उकसाया है, भड़काया है। एट ए टाइम, उस समय जब इंडिया जो है कन्फ्रंट कर रही है, कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना, फेस करना, उस समय जब देश यहाँ पे फेस कर रहा है अपना सबसे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज सिंस कारगिल। कारगिल की घटना जब घटी थी, जब पाकिस्तान के साथ भारतीय सेना को दो दो हाथ करने पड़े थे, उस दिन के बाद से सबसे बड़ा अगर राष्ट्रीय सुरक्षा का चुनौती है तो ये वाली चुनौती है, जो चाइना का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो उस समय भी यहाँ पे घरेलू राजनीति बाज नहीं आ रही है, ब्लेम गेम खेला जा रहा है। ये किस कारण से? क्योंकि यहाँ पे सरकार चुप रही, साइलेंस रहा इनका। आगे देखिए, फ्राइडेज ऑल पार्टी मीट, सब्जेक्ट वॉज वर्ब। तो फ्राइडे को जो सभी पार्टियों की मीटिंग हुई वो सर्टेनली अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, वो निश्चित रूप से सही दिशा में एक कदम था। फ्राइडे को जो सभी पार्टियों की मीटिंग हुई ये वास्तव में एक सही दिशा में कदम था। इवन इफ इट परहैप्स केम अ फ्यू वीक्स टू लेट, चाहे, इवन इफ का मतलब चाहे, इट ये मीटिंग के लिए है, चाहे ये शायद आई हो, इट के देखकर केम है, ठीक है, ये सब्जेक्ट ये वर्ब है। शायद ये मीटिंग आई हो कुछ सप्ताह लेट, है ना, चाहे कुछ सप्ताह लेट ही क्यों ना मीटिंग हुई हो, लेकिन ये सही दिशा में एक कदम है। इंडिया चाइना पॉलिसी में बी अप्रोचिंग एट सिग्निफिकेंट एंड इन्फ्लेक्शन पॉइंट इज 1988 विच मार्क्ड द नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज आफ्टर 1962। इन्फ्लेक्शन पॉइंट का मतलब टर्निंग पॉइंट, एक मोड़। इन्फ्लेक्शन पॉइंट का मतलब टर्निंग पॉइंट, कि जहां से स्थितियां बदल सकती हैं उसको बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो भारत की जो चाइना नीति है, भारत की जो चाइना पॉलिसी है, मे बी अप्रोचिंग एट सिग्निफिकेंट, हो सकता है कि वो एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट की ओर पहुंच रही है। अप्रोच का मतलब पहुंचना, तो हो सकता है कि भारत की चाइना पॉलिसी एक टर्निंग पॉइंट की ओर पहुंच रही हो, जैसे कि 1988 में हुआ था, जो कि विच मार्क द नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज आफ्टर 1962, कि 1962 के, है ना, 1962 के जो टाइज हुए थे, 1962 में जो मतलब संबंध, मतलब जो भी टाइज इनके, मतलब क्या कह सकते हो, इनके समझौते हुए या फिर ये जुड़े आपस में वापस से, है ना, तो उसके बाद में मतलब नॉर्मलाइजेशन टाइज आफ्टर, इसको ऐसे मानो कि जो विच यहाँ पे कह सकते हो कि ये टर्निंग पॉइंट जो है उसके लिए आ रहा है, वो टर्निंग पॉइंट जिसने क्या किया, टाइज का नॉर्मलाइजेशन किया, इनके बीच मित्रता फिर से स्थापित की, फिर से संबंध प्रगाढ़ किए 1962 के युद्ध के बाद, ठीक है। तो वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट था। वैसे ही लगता है कि भारत की चाइना पॉलिसी उसी ओर बढ़ रही है, उसी टर्निंग पॉइंट की ओर बढ़ रही है। आगे देखो, क्राफ्टिंग, क्राफ्ट का मतलब बनाना होता है। क्राफ्टिंग द वे अहेड फॉर द रिलेशनशिप, तो क्राफ्टिंग द वे, तरीका बनाना, रास्ता इख्तियार करना, रास्ता निकालना। द वे अहेड फॉर द रिलेशनशिप after the worst violence since 1967 will require a measured appraisal of how to purposefully engage India's biggest and most powerful neighbor। यहाँ पे एक चीज़ समझने की है, अप्रेजल, अप्रेज और अप्राइज, ये बात हमने डिस्कस की थी किसी एडिटोरियल में। अप्रेज एंड अप्राइज, अप्रेज का मतलब होता है इवेल्युएट करना, जांचना, मूल्यांकन करना, ये तो है इवेल्युएट। और जो अप्राइज है इसका मतलब है इन्फॉर्म, सूचित करना, ठीक है। तो कह रहा है कि क्राफ्टिंग द वे अहेड, अब क्राफ्टिंग यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा। क्राफ्टिंग द वे अहेड, आगे रास्ता बनाना, फॉर द रिलेशनशिप, संबंधों के लिए, आफ्टर द वर्स्ट वायलेंस सिंस 1967, 1967 के हिंसा के बाद, सबसे घटिया, सबसे बदतर किस्म की हिंसा हमने देखने को मिली। इसके बाद आगे रास्ता बनाना रिलेशनशिप के लिए, उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी, विल रिक्वायर, ज़रूरत पड़ेगी अ मेजर्ड अप्रेजल, अप्रेजल नाउन के रूप में है, और मेजर्ड का मतलब नपा तुला, तो एक नपे तुले मूल्यांकन की जरूरत पड़ेगी। क्या मूल्यांकन? ऑफ हाउ टू पर्पसिवली एंगेज इंडियाज बिगेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल नेबर, की कैसे उद्देश्यपूर्वक तरीके से, कैसे पर्पसिवली भारत का जो सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल नेबर है उसके साथ कैसे आप उद्देश्य रखकर एंगेज कर सकते हो, कैसे उसके साथ आप मतलब काम कर सकते हो, एंगेज हो सकते हो, ये सब बातें हैं। और आगे देखिए, दिस कैन नॉट हैपन बाय बीइंग इन डिनाइल, ये जो चीज़ सोच रहे हो आप कि रिश्ते फिर से प्रगाढ़ हों, फिर से रिश्ते सामान्य हो जाए, नॉर्मलाइजेशन हो जाए, ये नहीं हो सकता बाय बीइंग इन डिनाइल। ये सब्जेक्ट है, ये कैन नॉट हैपन वर्ब है इसकी,
केवल आप डिनाई करके, डिनाइल का मतलब हर चीज का इनकार कर रहे हो, आप चीजों को डिनाई कर रहे हो, है ना। तो डिनाई किस चीज से कर रहे हो कि ऐसा हुआ ही नहीं, ऐसा करके आप इस चीज को नहीं कर सकते। और बाय अटेम्प्टिंग टू ऑब्सक्योर फैक्ट्स, ऑब्सक्योर का मतलब यहां पे है धुंधला कर देना, अस्पष्ट कर देना, टू मेक अनक्लियर, इसका मतलब है टू मेक अनक्लियर। तो आप चीजों को, फैक्ट्स को अनक्लियर करके ऐसा नहीं कर सकते। द फर्स्ट स्टेप टू ए सॉल्यूशन, तो जो पहला कदम है एक सॉल्यूशन का, इज अ रियलाइजेशन। वो पहला कदम क्या है? ये अनुभूति, ये रियलाइजेशन ऑफ द नेचर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है साइज, आकार, ठीक है। तो जो पहला कदम है इस सॉल्यूशन का, इज अ रियलाइजेशन, वो है रियलाइजेशन, ये अनुभूति, ये समझना कि ऑफ द नेचर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम, की प्रॉब्लम के नेचर को समझे कि प्रॉब्लम किस प्रकार की है, और ये समझे कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। ये पहला कदम होगा इस ओर बढ़ने का कि आप सॉल्यूशन चाहते हो। तो अब देखिए रिवीजन करते हैं। बलून, बलून का मतलब वैसे गुब्बारा होता है, लेकिन बलून अगर वर्ब के रूप में आता है तो इसका मतलब होता है ऊपर बढ़ना। बलून का मतलब क्या है? वृद्धि करना। कॉल फॉर का मतलब होता है मांग करना। तो ये तो है वृद्धि करना, ये है मांग करना या आवश्यक बना देना। ये वाला है रूपरेखा, बाहरी रूपरेखा को बोलते हैं कॉन्टोर। कैमेराडरी का मतलब मित्रता, और डिजल्ट्री का मतलब उद्देश्यहीन, बिना किसी उद्देश्य के, उद्देश्यहीन, ठीक है। तो ये सब इसके मीनिंग है। तो बलून का हो जाएगा इंक्रीज, डिजल्ट्री का हो जाएगा एमलेस, कॉल फॉर का हो जाएगा डिमांड, कॉन्टोर का हो जाएगा आउटलाइन, एंड कैमेराडरी का फ्रेंडशिप होना चाहिए। मैंने शायद 2 बार डिमांड लिख दिया, इसकी जगह आप लिख लेना फ्रेंडशिप, मित्रता, फ्रेंडशिप, ठीक है। आज ट्रांसलेशन में शामिल नहीं कर सका, ठीक है, टाइम इतना नहीं मिला मुझे, तो ट्रांसलेशन शामिल नहीं कर सका। ये मत मानना ट्रांसलेशन नहीं आएगा, मैं रेगुलर करूंगा उस चीज़ को, लेकिन आज माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। तो अब हम मिलेंगे कल एक नए सेशन के साथ। आप ज़रूर से इसे शेयर कर दीजिए, ज़रूर से लाइक कर दो जो भी बच्चे देख रहे हैं, और मिलते हैं कल शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।